नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यू लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ना रुपया संभला ना डॉलर संभला, ना इस देश की अर्थव्यवस्था संभली, ना ही मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति संभली। लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्यालय संभालने के लिए जनाब भेज दिए गए हैं। नाम है शक्तिकांत दास। वरिष्ठ अधिकारी हैं, इतने वरिष्ठ, इतिहास पढ़े लेकिन अर्थव्यवस्था संभालने चले गए। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो भाई किस्मत का खेल, सुना होगा आपने। लेकिन खैर चलिए, इतिहास पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक संभालने गया तो इसमें कोई अपराध नहीं है, अच्छी बात है। उनके अंदर टैलेंट था, लेकिन इस देश को उस टैलेंट का दर्शन नहीं हुआ। शक्तिकांत दास उर्जित पटेल के उत्तराधिकारी के तौर पर रिजर्व बैंक में गए थे। रघुराम राजन गए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो गुजरात लॉबी ने अपना आदमी समझकर उर्जित पटेल को गवर्नर बनाया। उन्होंने भी इस सरकार की आर्थिक और मौद्रिक नीति को देखकर टाटा बाय बाय कह दिया कि भाई यहां बदनामी बहुत है, भागो जल्दी, पता नहीं कब क्या मत्थे पड़ जाए। उसके बाद शक्तिकांत दास को भेजा गया। कितनी शक्ति, कितने कांत और कितने दास। मुझे लगता है दास वाली भूमिका में ज्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी क्योंकि नरेंद्र मोदी सबका ख्याल रखते हैं, सबका विकास, साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सबका साथ और सबका विकास की बात जब करेंगे तो भला अपने चहेते अधिकारी को जो दिल्ली में थे, पावर कॉरिडोर में थे, वहां से रिजर्व बैंक गए थे, रिटायर हो गए, तो उनका ख्याल कैसे नहीं रखते। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में पहली बार मैंने सुना कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 ये एक नया पद बनाया गया। जैसे क्लास में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है, संयोग से मेरे क्लास में 2 और अभिषेक कुमार थे, तो रोल नंबर लिखा जाता था अभिषेक कुमार 1, अभिषेक कुमार 2, अभिषेक कुमार 3। लेकिन यहां तो जो पहले से प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका नाम पीके मिश्रा है। अब कोई दूसरे पीके मिश्रा आते तो हो सकता था कि लिखा जाए पीके मिश्रा 1, पीके मिश्रा 2, इस तरह की बातें हो कही जाती थी। लेकिन अब ये पीके मिश्रा नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के 2 पद बना दिए गए हैं। पहली बात तो हमारे दर्शकों को यह जानना चाहिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद यानी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पद भारत में ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की का यानी प्रशासनिक पद सोपानिक संरचना का कोई पद नहीं है। वो पद क्रिएट करके बना दिया जाता है, उसका कोई वैधानिक और संवैधानिक मतलब नहीं है। वैधानिक पद तो इस देश में सबसे बड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, जिनका दफ्तर राष्ट्रपति भवन के कैंपस में है। राज्यों में जाएं तो चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव का पद सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। उसी तरह केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, कैबिनेट सचिव का। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद की कोई प्रशासनिक भूमिका नहीं है, लेकिन व्यवहार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी उनसे घबराते होंगे कि भाई ये इतने खास है कि रिटायरमेंट के बाद यहां पर लाए गए। आमतौर पर इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ दें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रधान सचिव जो बनाए जाते हैं वो रिटायर्ड लोग ही बनाए जाते हैं। लेकिन यहां तो एक जोड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। मुझे याद है कि एक जोड़ा शब्द का इस्तेमाल लालू यादव ने एक बार एक टीवी चैनल पर 2015 में किया था, जब उनसे वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने सवाल पूछा था कि उनके रिश्तेदार पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हैं, एक जोड़ा साला हमारे पास है। लालू यादव ने कहा था, आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं, एक जोड़ा साला हमारे पास है, ये लालू यादव ने कहा था, और वो दोनों पार्टी छोड़ के चले गए। अब एक जोड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी केंद्र में है और एक जोड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैसे सरकार को चलाएंगे, ये सरकार से ज्यादा माथापच्ची कैबिनेट सेक्रेटरी और डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज के लिए होगी। और उससे भी बड़ी चीज कि इन 2 लोगों को अपॉइंट करने की जरूरत क्या थी। पहली चीज तो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मतलब क्या हुआ, एक पीए, एक निजी सचिव की तरह, बस निजी की जगह, प्राइवेट की जगह प्रिंसिपल वर्ड, निजी की जगह प्रधान वर्ड उसमें जुड़ जाता है। और अब तक यही देखा गया, इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ दें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी पर भारी पड़ते रहे। भरोसेमंद लोगों को लोग रिटायरमेंट के बाद जगह देते रहे। कहां से शुरू करें, एलके झा से शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत झा, एलके झा कभी बेहद ताकतवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे लाल बहादुर शास्त्री के। इंदिरा गांधी के शुरुआती दिनों में भी रहे, पहले 1-1.5 साल तक।
उन्होंने तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सचिवालय कर दिया था। उनको लगता था कि कार्यालय शब्द से लगता है कि किसी बाबू का, किसी सेक्शन ऑफिसर का, किसी ट्रांसपोर्ट का या कोई छोटा मोटा दफ्तर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, प्रधानमंत्री सचिवालय होना चाहिए। खैर, वो प्रधानमंत्री सचिवालय शब्द बाद में मोरारजी देसाई के समय में हटा दिया गया, क्योंकि वो कैबिनेट सिस्टम में भरोसा रखते थे, मंत्रियों से काम कराते थे, सांसदों से काम कराते थे, बहस के हिसाब से चलते थे। लेकिन एल.के. झा साहब ने जो प्रधानमंत्री सचिवालय नाम बदलवाया, वो 77 तक कायम रहा। एल.के. झा 77 तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहे। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के बाद आई, एक आध साल उनके साथ रहे और फिर उनका भरोसा खो बैठे। एल.के. झा को भी रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हटने के बाद। उसके बाद भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आज की पीढ़ी को शायद नाम नहीं पता होगा कि कैसे उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, जो एल.के. झा के बाद इंदिरा गांधी ने बनाया था, उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी की काबिलियत ने हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन को अकेले अपने बूते मात दे दी थी। वो लंबी कहानी है, वो कहानी फिर कभी अलग से बताऊंगा। लेकिन किस तरह से मात दी थी, आज अमेरिका को भी समझ में नहीं आया कि कितना काबिल आदमी था। परमेश्वर नारायण हक्सर, पीएन हक्सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए। बैंकों का नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स की समाप्ति, बांग्लादेश, ये सारा कुछ उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा गांधी को जिस दौर में गूंगी गुड़िया कहते थे, गूंगी गुड़िया इंदिरा गांधी को आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पहचान दिलाने में पीएन हक्सर की बड़ी भूमिका थी। यूं कहें कि सबसे बड़ी भूमिका थी। काबिल अधिकारी थे भारतीय विदेश सेवा के। उनके बाद संजय गांधी से बनी नहीं, हटा दिए गए। उनके बाद नए नए लोग आने लगे, डीपी धर जैसे लोग आ गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनके। इमरजेंसी हो गया, सब कुछ हो गया। मोरारजी देसाई आए, वाई शंकर आए, विशुद्ध रूप से सेक्रेटरी है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, पीए की तरह रही है, हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है कि मंत्री क्या कर रहे हैं, पीएम क्या कर रहे हैं। जो फाइल आता है, फाइल आगे बढ़ाने, पीछे करने, जितना काम कहा जाए उतना तक कीजिए। वाई शंकर ने वो भूमिका बखूबी निभाई। वाई शंकर के बाद इंदिरा गांधी 80 में जब वापस लौटी सत्ता में, पीसी अलेक्जेंडर आए, बड़े ही काबिल भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। और पीसी अलेक्जेंडर की ताकत और धमक कितनी थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें एक दौर में विपक्ष में, जो कांग्रेस के विरोध में सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। उनका भी नाम चला था। भाजपा में भी सहमति नहीं बन पाई और कांग्रेस ने भी बहुत जोर नहीं लगाया। वो चले गए। अलेक्जेंडर साहब तकरीबन 10-12 सालों तक महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे। किसी पार्टियों ने उन्हें छेड़ा नहीं, गवर्नर बने रहने दिया, चाहे सरकार जिसकी भी आई हो केंद्र में। महाराष्ट्र के गवर्नर तकरीबन 1 दशक से ज्यादा वो बने रहे। उनके बाद दौर आया राजीव गांधी का। दून स्कूल की पूरी चलती। लेकिन राजीव गांधी के दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी बीजी देशमुख। बेहद ताकतवर अधिकारी, बेहद ताकतवर, इतने ताकतवर कि कहा जाता है कि वीपी सिंह के साथ जो राजीव गांधी के मतभेद बढ़े, उसमें उनकी भी एक भूमिका कथित रूप से बताई जाती है कि उन्होंने भी सत्ता के 88 में वित्त मंत्री को और वित्त मंत्रालय से जुड़ी फाइलों पर अपनी तरफ से वीपी सिंह की मर्जी के खिलाफ कथित तौर पर नोटिंग शुरू कर दी थी, जिस वजह से मामला बिगड़ा। अब बीजी देशमुख के बाद अब ताकतवर बहुत सारे नाम हैं, उनको छोड़ दीजिए। ताकतवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात आती है तो ताकतवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात आती है चंद्रशेखर के कार्यकाल में एस.के. मिश्रा, हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी। एक समय में संजय गांधी पर वो हत्थे से उखड़ गए थे हरियाणा में, जब वो हरियाणा में काम कर रहे थे, हत्थे से उखड़ गए थे। और बाद में कहा जाता है कि संजय गांधी ने भी उन्हें सॉरी कहकर बाद में अलग से उनसे माफी भी मांग ली थी, अपनी गलती का एहसास कर लिया था। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे लोग गलतियों का एहसास करते हैं। एस.के. मिश्रा के बाद नरसिम्हा राव का जमाना आया, अमरनाथ वर्मा। और भारत में आज जिस लिबरलाइजेशन की आप बात करते हैं, उसमें मनमोहन सिंह की चर्चा तो होती है, चर्चा मोंटेक सिंह अहलुवालिया की होती है, चर्चा रिजर्व बैंक के उस वक्त के गवर्नर सी रंगराजन की होती है। लेकिन उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी एलपीजी पैराडाइम की जो बात होती है, अमरनाथ वर्मा के योगदान के लिए को लोग भूल जाते हैं। एक किस्सा सुनाता हूं। नरसिम्हा राव जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे, आर्थिक वो औद्योगिक नीति, जिसमें लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति का खाका था, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पहली बार अप्रैल 1990 में वीपी सिंह सरकार के उद्योग मंत्री
अजीत सिंह ने संसद में रखा था, लेकिन भारी हंगामा हो गया और उसके बाद सरकार उसे ठंडे बस्ते में लेकर चली गई। उस वक्त इंडस्ट्री सेक्रेटरी यानी अजीत सिंह जब उद्योग मंत्री थे वीपी सिंह सरकार में, उद्योग सचिव कौन था? उद्योग सचिव थे अमरनाथ वर्मा। और वही अमरनाथ वर्मा जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो नरसिम्हा राव उन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्हें अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। और तब अमरनाथ वर्मा ने उन्हें समझाया कि सर, वो काम जो वीपी सिंह के समय छूट गया है, जरूरी है, सबसे पहला काम वही करना है। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस में विरोध हो सकता है, यह देखते हुए नरसिम्हा राव ने किसी को उद्योग मंत्री नहीं बनाया, खुद उद्योग मंत्रालय अपने पास रखा। और सदन के अंदर भारी शोर शराबे के बीच राव साहब ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, औद्योगिक नीति का खाका पेश किया, जिसे आज हम संक्षेप में और आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं लाइसेंस परमिट राज का खात्मा। कांग्रेस के अंदर से भी शोरगुल हुआ, लेकिन राव डटे रहे और अंततः जो सब कुछ आपके सामने है वो इतिहास और वर्तमान के रूप में है। तो अमरनाथ वर्मा जैसे काबिल अधिकारी थे। अब अमरनाथ वर्मा के बाद की बात आप करें तो एक नाम इंद्र कुमार गुजराल के समय भी बड़ा चर्चित था, एनएन वोहरा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाली दोस्ती। एनएन वोहरा बड़े काबिल भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। एनएन वोहरा को गुजराल ने बनाया। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में गुजराल के साथ वो खड़े रहे। और फिर पीएन हक्सर के बाद एक ताकतवर प्रधान सचिव का, ताकतवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौर आता है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, ब्रजेश मिश्रा। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रजेश मिश्रा इस देश में प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत थे। 98 से 2001 यानी अटल बिहारी वाजपेयी के पहले 3 साल के कार्यकाल में वो अजीत डोभाल के पास जो जिम्मेदारी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो जिम्मेदारी भी संभालते थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। संघ की उनसे बनती नहीं थी, लाल कृष्ण आडवाणी की उनसे नहीं बनती थी और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की उनसे नहीं बनती थी। अंततः 2001 में भारी दबाव के बीच प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद यानी प्रधान सचिव का पद ब्रजेश मिश्रा से अटल बिहारी वाजपेयी ने ले लिया और बिहार काडर के आईएएस अधिकारी एनके सिंह को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनाए गए। एनके सिंह 2001 से 2004 के बीच में आर्थिक मसलों पर बड़ी गहन जानकारी रखते हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी में आपने देशमुख का नाम सुना, आपने एसके मिश्रा का नाम सुना, अमरनाथ वर्मा का नाम सुना, ब्रजेश मिश्रा का सुना, वोहरा सुना, तमाम नाम सुने एल के झा से। एक नाम आता है, कहा गया कि सीपीएम के पोलित ब्यूरो में यूपीए 1 की सरकार में लेफ्ट पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में केरल कैडर के अधिकारी की बड़ी भूमिका हो सकती है। तो केरल से लाए गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीए के नायर, बेहद ताकतवर अधिकारी टीए के नायर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में। और टीए के नायर की ताकत, उस दौर के मंत्री अधिकारी रहे लोग जानते हैं कि कितनी ताकत थी। जो लोग आज सोशल मीडिया में मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री बताते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, टीए के नायर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट के अंदर किसी की नहीं चलती थी। यहां तक कि गांधी परिवार, जो कांग्रेस का प्रथम परिवार कुछ लोग कहते हैं आजकल, वो भी हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होते थे। ये ताकत थी टीए के नायर की। और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ जो विवाद बढ़ा, उसमें टीए के नायर की भी एक बड़ी भूमिका मानी गई, क्योंकि वो प्रकाश करात को हैंडल नहीं कर पाए। हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ तो राबता ठीक रहा, करात के दौर में मामला इतना सैद्धांतिक हो गया कि व्यवहारिक राजनीति पटरी से उतर गई। और फिर आगे जो हुआ वो सबको पता है, कैसे सरकार बची। यूपीए अमर रहे, अखबारों में हेडिंग लगी और अमर सिंह ने सपा का समर्थन दिला दिया, सरकार बच गई। खैर 2009 में मनमोहन सिंह दोबारा आते हैं, पुलक चटर्जी का दौर आता है और पुलक चटर्जी के रूप में वहां से कहा जा सकता है कि गांधी परिवार ने पीएमओ पर अपनी ग्रिप को कुछ मजबूत करने की कोशिश की। पूरी तरह से कम मजबूत किया नहीं किया वो अंतःपुर के लोग बताएंगे, लेकिन वहां से 2010 से कोशिशें शुरू हुई। और पुलक चटर्जी और गांधी परिवार के रिश्तों की बात करें तो आज के लोगों को जानकारी कम होगी, पढ़ने लिखने वाले लोग सोशल मीडिया के दौर में कम हो गए हैं। व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही उल्टे सीधे लिखने और बकने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो खैर उन सब की जानकारी के लिए बता दूं,
अमेठी तब जिला नहीं हुआ करता था जब राजीव गांधी वहां से सांसद होते थे। सुल्तानपुर जिले का हिस्सा था और सुल्तानपुर के कलेक्टर हुआ करते थे, डीएम हुआ करते थे पुलक चटर्जी। पुलक चटर्जी सुल्तानपुर के डीएम थे, राजीव गांधी की सीट के रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और आगे वैसे कहने की जरूरत नहीं है कि गांधी परिवार से संबंध तो अच्छे हो ही गए होंगे। पुलक चटर्जी आए, लेकिन पुलक चटर्जी के दौर में यूपीए डिरेल हुआ। यूपीए डिरेल हुआ राजनीतिक कारणों से, या जिस कारणों से हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे, लेकिन डिरेल होने का नतीजा यह हुआ कि 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आ गए तो नरेंद्र मोदी ने ट्राई के पूर्व डायरेक्टर, नियम बदलकर, अध्यादेश लाकर नियम बदला गया, और ट्राई के पूर्व डायरेक्टर यूपी काडर के अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया। नृपेंद्र मिश्रा रहे, आजकल तो राम मंदिर वाले ट्रस्ट में भी है। नृपेंद्र मिश्रा को लाया गया, और नृपेंद्र मिश्रा का दौर भी था तो पीके मिश्रा लाए गए। लेकिन पीके मिश्रा गुजरात काडर के हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। क्या उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे काम हो? नरेंद्र मोदी के दौर में पीएमओ क्या करता है आपको सबको मालूम है, किस तरह से काम होते हैं पीएमओ में आजकल सबको मालूम है कि काम कैसे हो। एक डीओपीटी के पीएमओ के राज्य मंत्री भी है जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री के बगल में कोने में खड़े हो जाते हैं, किनारे से उनका मुंह दिखता रहता है जब प्रधानमंत्री कहीं कुछ सदन से निकलते हुए कुछ बोलते हैं या जाते हुए संसद में कुछ बोलते हैं, तो कोने से उनका बस गर्दन के ऊपर का हिस्सा दिखता है। और उनकी क्या हैसियत है वो चर्चा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन उसके आगे देखिए कि अगर पीके मिश्रा नाकाम साबित हो रहे थे तो शक्तिकांत दास कामयाब साबित हो जाएंगे, जो न डॉलर संभाल पाए न रुपया संभाल पाए। इसकी गुंजाइश मुझे तो कम लगती है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं उन्हें है कि क्या पता यहां कामयाब हो ही जाए। अब तक नहीं हुए तो अब हो जाए कामयाब। वरना आप एलके झा जैसे काबिल अधिकारी की बात करें, आप वाई शंकर की बात करें, आप पीएन हक्सर की बात करें, तो पीएन हक्सर की बात जहां आप करेंगे तो ये सारे लोग उसी तरह से बौने साबित हो जाएंगे, उसी तरह से बौने साबित हो जाएंगे पीएन हक्सर की बात करने पर, जैसे आपके सामने अगर रख दिया जाए कि आप सचिन तेंदुलकर की तुलना रणजी ट्रॉफी से तुरंत राष्ट्रीय टीम में आए हुए किसी खिलाड़ी से कर दें, आपको लग जाएगा कि सचिन तेंदुलकर की तुलना यदि आप यशस्वी जायसवाल से कर दें, उसी तरह की बात हो जाएगी। यशस्वी जायसवाल भी टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन सचिन तेंदुलकर से तो तुलना नहीं हो सकती। वही स्थिति है पीएन हक्सर, पीसी अलेक्जेंडर, एसके मिश्रा जैसे अधिकारियों की तुलना, अमरनाथ वर्मा जैसे अधिकारियों की तुलना शक्तिकांत दास और पीके मिश्रा से करने की। तो शक्तिकांत दास कितना संभाल पाएंगे, कितना बोझ कम कर पाएंगे, या आपसी रस्साकसी होगी कि हम बड़े तो हम बड़े दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी में, वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी को यदि जरूरत पड़ी है कि एक से काम नहीं चलेगा, दो की जरूरत है, तो मुझे जहां तक लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय में, सबसे पहले कैबिनेट को स्वतंत्रता देनी होगी, मंत्रियों को काम करने की आजादी देनी होगी। क्योंकि दावे के साथ मैं कहता हूं कि 10 साल में एक भी ऐसा मंत्री आप नहीं बता सकते जो इसके पूर्व किसी दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जितनी स्वतंत्रता का अनुभव करता है उतना अनुभव इस सरकार का कोई मंत्री करता हो। एक सेंटेंस में 4 बार प्रधानमंत्री का नाम बोलना जरूरी है। एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को देनी थी, श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी को दे दिए थे। तो यह स्थिति कैबिनेट के अंदर है कि आपको तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, वो वाला गाना जो आपने सुना होगा, वो स्थिति कैबिनेट में चल रही है। अब देखिए शक्तिकांत दास शक्ति ज्यादा दिखाते हैं या दास ज्यादा बने रहते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, इनका भी काम करने का तरीका कि इनका काम बोलता है या कारनामा बोलता है, दोनों आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।